सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। जीवन में आप जब कभी भी चलते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता है कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि चलिए से मिल जाऊंगा। तय तो था नहीं कि मुझे पत्रकारिता ही करनी है। हम तो बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए। औजार को, हथियार को बिना इल्म के इस्तेमाल करना आप शुरू कर देंगे तो फिर बंदर के हाथ में उस तरह जैसी स्थिति होगी। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सोशल मीडिया का खुले रहना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत सारे वाहियात लोग होते हैं, उन वाहियात लोगों के पीछे एक मंडली खड़ा हो जाती है तो आप उनको वीडियो बनाने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मीडिया की एक बहुत जानी मानी पर्सनालिटी राणा यशवंत जी, जो कि इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके फेमस शो अर्धसत्य को लेकर है। कुछ दिनों पहले ITV नेटवर्क ने प्रोमो भी रिलीज़ किए हैं अर्धसत्य के, उसके लिए आपको रेटिंग अवार्ड भी मिला था। तो सबसे पहले मैं हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे यही सवाल पूछूंगा कि अर्धसत्य के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। ये प्रोग्राम लगभग 2.5 साल के बाद दोबारा आ रहा है। 2014 में शुरू हुआ था, 2018 तक, उसके नवंबर तक चलता रहा, ये बल्कि 2019 के नवंबर तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें थी कंपनी के भीतर, तो आप एक साथ बहुत सारा काम तो कर नहीं सकते हैं। कुछ काम कर सकते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको रोकना पड़ता है, कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अब ये लगा कि नहीं, समय आ गया है जब सत्य को दोबारा हम शुरू कर सकते हैं। मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में जो पत्रकारिता है, आप देखें तो वो एक तयशुदा लकीर पर चलने वाली चीज़ें। तो सच जो है उसकी अपनी अपनी व्याख्याएं होने लगी, लेकिन असलियत ये है कि सच सच ही रहता है। वो कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। तो अब मैं किसी लकीर की दाईं तरफ हूं तो मैं पहले से ये तय करके चल रहा हूं कि यह जो खबर है मुझे उसको दाईं तरफ ही रखना है, और लकीर की बाईं तरफ मैं चल रहा हूं तो मैंने यह मान रखा है कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अपनी बातों को बाईं तरफ ही रखना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बेईमानी होती है वो देश के साथ होती है, दर्शक के साथ होती है, आम आदमी के साथ होती है, क्योंकि आप उसके बीच में एक ऐसी राय तय कर रहे होते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपकी निजी है। बहुत हद तक सच से उसका कोई रिश्ता होता नहीं है। तो जो कुछ भी आप छुपा रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं या फिर उसको बदल रहे होते हैं, यह सब कोशिशें जो होती हैं वो सच को कहीं न कहीं ढकने की होती है। तो जो आधा सच लेकर के आते हैं, आधा छोड़ते हैं, वो जो छोड़ा हुआ हिस्सा है, जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक सच पूरा नहीं होता। इसलिए वो पूरी तस्वीर आपके सामने आनी चाहिए, और आज की तारीख में उस तस्वीर के साथ घालमेल, बेईमानियां और ज्यादतियां ज्यादा है। इसलिए लगा कि नहीं, अर्धसत्य दोबारा आना चाहिए। चलिए सर, हमारी भी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आपको अर्धसत्य के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कई मायनों में अर्धसत्य अलग होगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि आज आप इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान तो रहा नहीं होगा। तो हमारे दर्शकों को अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताइए। जीवन में आप जब कभी भी चलते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता है कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, और कभी कभार आप नहीं सोचे होते हैं, आप उसी लाइन पे आ जाते हैं, जिंदगी का वही रास्ता हो जाता है। और यह जो नहीं सोचा होना का हो जाना, बहुत कुछ जो आप नहीं करना चाहते रहे होंगे उसका हो जाना, बहुत कुछ जो चाहते रहे होंगे या करने की कोशिश करते होंगे उसका ना हो पाना, ये सब भी जिंदगी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि इसी को इत्तेफाक कहते हैं, और जिंदगी जो है इत्तेफाक का एक सिलसिला सा। मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि जल्दी से मिल जाऊंगा। गांव में पैदा हुआ, मेरा एक जिला है छपरा, बिहार का एक बड़ा जिला है, और वहाँ से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने देश दुनिया में बहुत नाम कमाया। जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, ये सब वैसे लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद, जो सारण से आते हैं, और इन लोगों ने देश में
और दुनिया में अच्छा नाम कमाया। उसी जिले में एक छोटा सा गांव है मेरा, रामपुर कलां, और उसी गांव में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, गांव के स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद में अपने जिला मुख्यालय के कॉलेज में आया, फिर वहां से पटना आया, फिर BHU आया, फिर JNU IMC आया, और वहां से यहाँ तक आ गया। लेकिन जो गांव की जिंदगी रही वो वही है, खेतों से होकर स्कूल जाने की, धान की फसल में पानी लगा हुआ है और उसके बीच से दौड़ने की, स्कूल से लौटते समय मटर की छेमियां तोड़ने की, या चना उखाड़ कर खाने की, या गर्मी के दिनों में जब मॉर्निंग स्कूल से आप लौटते हैं तो आम के टिकोले आ गए तो बाग में रुक करके टिकोले तोड़ने और फिर वो खाने की। दोस्तों के साथ एक मंडली जमी रहती थी। वो जिंदगी बिल्कुल अलहदा थी। लगता था कि यही दुनिया होती है। जब आसमान से विमान जाते थे तो आदमी लेट कर देखता था कि क्या जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कौन से लोग होंगे जिसमें जा रहे होंगे, बहुत बड़े लोग होते होंगे। गाँव में तब कारें तो थी नहीं मेरे गाँव में, लेकिन कभी कभार जब गाड़ियां आती थी तो एम्बेसडर कारें आती थी, और एम्बेसडर मेरे दादाजी की पॉलिटिशियन थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। तो उस कार के पीछे हम भागते रहते थे, उसके पेट्रोल की गंध लेने के लिए, झुक झुक करके सड़क पर लेट लेट करके, और सूंघते रहते थे कि ये गंध कैसी होगी। तो ये जिंदगी जो थी वो अलबेली है, वो अजीब सी है, सबकी होती है, और गांव में जो बच्चे पलते हैं बढ़ते हैं उनके साथ होती है। लेकिन एक संस्कार पैदा होता है आपके भीतर। यह धीरे धीरे आपको बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं समझ में आता है कि आप समाज समझते हैं, लोगों की जिंदगी समझते हैं, खेती बाड़ी समझते हैं, परेशानियां समझते हैं, हाट बाजार समझते हैं, खाना पीना समझते हैं। और वहां से जब निकल करके बाहर आते हैं और बाहर का समाज आप देखते हैं, महानगर का समाज देखते हैं, तो दोनों की समझ आपके पास होती है और दोनों का अंतर भी आपके पास होता है। तो जब कभी भी कोई नीति आती है, कोई पॉलिसी आती है, कोई फैसला आता है, तो आपको यह समझ में आता है कि यह कितना जमीन पर आ सकता है, या वहां के लोगों की जरूरतों के मुताबिक इसको तैयार किया गया कि नहीं किया गया। तो कमोबेश जिंदगी मेरी वहां ऐसी ही रही और वहीं से आया। सर, आपने जी में काम किया है, आपने आज तक में काम किया है, कई बड़ी जगह आपने काम किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैरियर के शुरुआती दिन कैसे थे? मसलन पहली नौकरी, पहले सीनियर, कोई किस्सा, शुरुआती दिन कैसे रहे? बड़ी मुश्किल भरे थे यार। वो इस फील्ड में, जर्नलिज्म में जो भी आता है, अगर उसने 2-4-5 साल में नौकरी छोड़ दी होगी तो उससे पूछेंगे कैसा रहा करियर, तो कहेगा कि बहुत भयानक, पूछिए मत ही कैसा रहा। मैं भी जब आया तो इंटर्नशिप के लिए तय तो था नहीं कि मुझे पत्रकारिता ही करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और बहुत हद तक कामयाबी के दरवाजे पर था, तो लगता था कि यार हो तो जाएगा। लेकिन इत्तेफाकन क्या हुआ कि जब IMC में आया, वहां से इंटर्नशिप के लिए मैं जी न्यूज में आया, संपादक हुआ करते थे आलोक वर्मा, आज भी हैं, तब वो जी के संपादक थे। मैं गया दोपहर में, मैंने कहा कि मैं IMC से आया हुआ हूँ और मुझे इंटर्नशिप करनी है। जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने कहा कि आप बैठिए, क्योंकि IMC से आया था तो एक इज्जत थी। उन्होंने बिठाया, पानी पिलाया, थोड़ी देर में आलोक बात की, कहे कि ठीक है आप कल से इंटर्नशिप पे आ जाइए। इंटर्नशिप मैं करने लगा और वो हाई बैंड टेप हुआ करते थे, इतने मोटे मोटे भारी भारी, और वो टेप मुझे कहा गया कि आप लॉक कीजिए, यानी कि क्या कहा जा रहा है, किस टाइमलाइन पे क्या है आपको लिखना होता है, किस आदमी ने क्या बोला है, कहाँ कौन सा वीडियो है, कहाँ कौन सी बाइट है। तो अब लॉक करने का मतलब रात रात भर लॉक करना, आंखें फट जाती थी। मैंने कहा कि कौन सी जिंदगी है यार। तो उसी दौरान जब मैं इंटर्नशिप में था तो 3-4 हफ्ते तक तो लॉक करता रहा। तो जो मैंने लॉक किया था उसके आधार पर एक शो बन रहा था, उसका नाम था जी में इनसाइड स्टोरी। तो इनसाइड स्टोरी का एक एपिसोड मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये जो मैंने लॉक किया उसके बाद भी ये शो गया है, स्क्रिप्ट तो मैं भी लिख सकता था। तो मैंने अपने संपादक से कहा कि सर अगला एपिसोड अगर आप कहें तो मैं लॉक करता ही हूँ, मैं ही स्क्रिप्ट लिख करके आपको दे दूंगा, आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो सर आप जो प्रोड्यूसर हैं वो लिख लेंगे। उनका ठीक है आप लिखिएगा। मैं रात भर बैठा, टेप लॉक करता रहा, बाद स्क्रिप्ट मैंने सुबह 4 बजे के आसपास लिखनी शुरू की। 8:30-9 बज गए। तो पहली बार था तो मैं बड़ा डर डर करके और सोच सोच करके लिख रहा था। उनके टेबल पे मैंने अपनी स्क्रिप्ट रख दी और एक छोटा सा पर्चा डाल दिया कि सर अभी 9:30 बज रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट आपके टेबल पे है, पढ़ लीजिएगा।
फिर 3:30-4 बजे के आसपास मुझे फोन आया। उसमें मोबाइल फोन तो था नहीं, तो जिनके में रहता था उनका एक लैंडलाइन था, और वो लैंडलाइन मेरे एक मित्र को पता था। तो उसने वहां से फोन किया, बोला कि वो आलोक जी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम आ सकते हो क्या? मैंने कहा 6 बजे 7 बजे तो आऊंगा ही, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में हुआ करता था और 1-1.5 साल तक मिर्जी में मेरी नाइट शिफ्ट ही चली। तो 7 बजे जाना था, सुबह 7 साढ़े 7 तक लौटना था। तो उसने कहा कि नहीं, चाहते हैं कि तुम आ जाओ। तो मैं चला गया। तो उन्होंने देखा मुझे, कहा कि ये आपने लिखी है? मैंने कहा हाँ सर। किसी से कोई मदद ली? मैंने कहा नहीं सर। इसने जो स्क्रिप्ट लिखी है, इसमें कहीं से भी काटने छाटने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये स्क्रिप्ट ऐसे ही जाएगी। और सुनो, इस बार जो क्रेडिट लग जाती है उसमें तुम्हारा भी नाम जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार, ये क्या कमाल है कि आपने पहली बार ही अपनी स्क्रिप्ट लिखी और अगर संपादक कहता है कि ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम पर सैड स्टोरी का एपिसोड जा रहा था और स्क्रीन पर आया कि स्क्रिप्ट। तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था वो। और फिर वहां से मैंने सोचा कि अब बात थोड़ी बदल देनी चाहिए और जर्नलिज्म में ही चलना चाहिए। तो मैं इसमें आ गया, लेकिन शुरुआती दौर बहुत दिक्कत भरे थे, क्योंकि जैसे ही मैं आया वैसे ही मेरी शादी हो गई। और छोटी उम्र की शादियां जानते ही आप, दिल्ली में पत्नी के साथ रहना, सैलरी बहुत मामूली सी थी, उसमें बहुत तन करके जिंदगी चलती थी। उस खींचतान में कई बार बहुत कुंठाएं पैदा होती हैं, कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, कई बार लगता है क्या जिंदगी कहाँ आ गई। और हम तो यार इस लायक है नहीं, हम तो बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। और कई बार मैंने ये सोचा कि जिंदगी तो बेमानी है यार, ऐसे तो नहीं चल सकता है। एक बार मैं यमुना फ्लाईओवर निजामुद्दीन पर खड़ा था, तब नोएडा बहुत खाली खाली हुआ करता था और जी में 98 में हम लोग शिफ्ट कर गए थे नोएडा। मैं एक रात आ रहा था लौट करके, तो मैं निजामुद्दीन ब्रिज पे उतर गया और ठीक ब्रिज के बीच में मैं खड़ा था। उसमें जून जुलाई का महीना था, यमुना लबालब भरी हुई थी। बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल से पुलिस वाला आया, मेरी बगल में खड़ा लगा, अपनी बाइक लगाई और फिर मेरे पास आके खड़ा हो गया। बोला कि आप बीच में खड़े हैं, नीचे नदी है, आधी रात है, आप क्यों हैं? मैंने कहा कि बस ऐसे ही। उसको लगा कि यार ये आदमी बहुत परेशान है और अगर मैं छोड़कर चला गया तो पता नहीं क्या करेगा। तो उसने कहा कि आप मेरी बाइक पे बैठिए और मेरे साथ चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा कि मैं सफदरजंग में रहता हूँ, मैं जाऊँगा। तब सफदरजंग अस्पताल के सामने जो उनके एम्प्लॉइज की सोसाइटी थी, उसी में रहता था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपका अच्छा खासा अनुभव है और आपने इतनी जगह काम भी किया है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद जो टीवी चैनल्स पर कवरेज हुई, उसको लेकर के देश के बहुत बड़े वर्ग में खासी नाराजगी देखी गई है। तो एक मैनेजिंग एडिटर होने के नाते और इतना लंबा अनुभव है आपका, उसके बारे में आपके विचार क्या हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की खबर जो है इस देश की एक संजीदा और बड़ी खबर थी। और किसी भी नौजवान कलाकार का, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं थी, जो बहुत प्रतिभावान था, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा, उसकी मौत का यूं हो जाना, अभी मैं मौत ही कह रहा हूँ क्योंकि खुदकुशी को लेकर के तो खुदकुशी ही कहा जाता रहा है। हत्या को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं जो अब भी हैं, लेकिन उस आदमी का यूं चले जाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। बात सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मर जाने की नहीं, बात यह है कि किसी भी छोटे शहर या इलाके से आने वाला आदमी बॉलीवुड में जो कॉकस है, जो नेक्सस है, उसके बीच में अपने बूते अपनी जगह बना पाता है या नहीं। अगर बनाने की कोशिश करता है तो उसके सामने कितनी चुनौतियां, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां आती हैं, और उन चुनौतियों परेशानियों का सामना करना चाहता है तो फिर कैसे उसको घेरा जाता है और किस तरीके से उसको नाकाम करने या उसको हाशिए पर डालने की साजिशें रची जाती हैं, उसके भीतर का सच है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के आज भी मुझे कई तरह के संदेह हैं और मेरे कई बुनियादी बड़े और संगीन सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। किसी भी संपादक के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा केस था।
और सुशांत सिंह राजपूत के पीछे या उसकी मौत को लेकर के जिस तरीके से मीडिया लगातार खड़ा रहा, वो जरूरी भी था। हाँ, ये है कि कुछ लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के अपने इक्वेशंस सेटल करना चाहने लगे, ये गलत है। लेकिन आमतौर पर पूरी मीडिया इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत के केस को जिस तरीके से उठाया गया, उसमें जो सवाल रखे गए, जिस तरीके की पेचीदियां उसमें थीं, उनको समझा गया, देश के सामने रखा गया, और जिस तरीके से सीबीआई और एम्स की टीम शामिल थी। एम्स की टीम की रिपोर्ट सीबीआई के पास आज भी है, लेकिन सीबीआई ने उस रिपोर्ट के हवाले से या उस रिपोर्ट को साबित करके सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो पर्दा है उसको उठाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, यह भी अपने आप में एक सवाल है। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस को मैं मानता हूं कि वो एक जेन्युइन स्टोरी थी, और उस स्टोरी में सिर्फ एक कलाकार की मौत नहीं थी, स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस, एक बहुत बड़ा गिरोह, वह सब भी उसमें शामिल था। इसलिए वो सिर्फ एक केस नहीं था, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे केसेस हैं जिन तक पहुंचना और जिनका सच सामने लाना जरूरी रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो एक फेक न्यूज़ का एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम हमारे समाज में बन गया है। बहुत फेक न्यूज़ चलाई जाती है, इसमें कई बड़े बड़े लोग भी कई बार शामिल हो जाते हैं। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो फेक न्यूज़ को लेके, डिजिटल मीडिया को लेके आपको लगता है कि आने वाले समय में एक हमारे समाज को बहुत गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा? हम जवाबदेही बना नहीं रहे हैं लोगों की। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी औजार को, हथियार को बिना इल्म के इस्तेमाल करना आप शुरू कर देंगे तो फिर बंदर के हाथ में उस तरह जैसी स्थिति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के हर आदमी को कहने का हक है, वो उसके पास संवैधानिक अधिकार है, और सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि यार ये सही है, ये गलत है, यह बात तो सही है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ। लेकिन जब मैं किसी भी मसले को इस तरीके से रख रहा हूँ कि मैं राय तैयार करने लगा, दोनों में फर्क है। मैंने अपनी एक निजी राय रखी और मैं लोगों के बीच में किसी भी मसले पर राय तैयार करने के लिए 10 तरह के हथकंडे और 10 तरह से फरेब करने लगा, 10 तरह से फैक्ट के साथ छेड़छाड़ करने लगा, आंकड़ों को इधर से उधर करने लगा, तस्वीरों का घालमेल करने लगा, तो दरअसल मैं एक साजिश कर रहा हूँ, और यह साजिश जो है वो कहीं भी हो तो गलत है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा देश है और यह खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को मैं ये चाहता जरूर हूं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो खबरों का एक मजबूत, पुख्ता और खुला हुआ मंच हो, क्योंकि बाकी जगहों पर बहुत सारी पाबंदियां होने लगी हैं या हैं, बाकी जगहों पर बहुत सारी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम उस तरह से किसी पाबंदी या शर्त के तहत काम करने की मजबूरी नहीं है। तो आपके पास आजादी है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सोशल मीडिया का खुले रहना बहुत जरूरी है, लेकिन एक कायदा होना चाहिए कि आप जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें तो नहीं कर सकते। आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे। राणा यशवंत के खिलाफ आपको बोलना है, आपको लगता है कि इनके साथ तो हिसाब बराबर करना है, तो आपने अनाप शनाप कुछ भी बोलना कहना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद वो मुकदमा कौन करना चाहता है और कौन किसके पीछे जाता है। लेकिन एक आदमी को आप डैमेज करते हैं, और कुछ बहुत सारे वाहियात लोग होते हैं, उन वाहियात लोगों के पीछे एक मंडली खड़ा हो जाती है, तो आप उनको वीडियो बनाने लगते हैं। तो यह जो रास्ता है इसका बंद होना बहुत जरूरी है। जब आप इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर बने थे, उसके कुछ ही महीनों बाद हम कोरोना महामारी की चपेट में आ गए, और पूरा साल 2020 ये देश उस महामारी से पीड़ित रहा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी, सभी टाइप के मीडिया को रेवेन्यू का बहुत लॉस हुआ। तो उस दिशा में आपका चैनल क्या कर रहा है और कैसे आपने चीजों को डील? ये जो संकट है ये असाधारण है और विनाशकारी है, विस्फोटक है, डरावना है, और इसमें दुनिया भर के देशों के लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे देश में बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलें हैं तो बाकी देशों में,
और आप देखेंगे जो विकसित देश थे, अमेरिका, इटली जैसे, साउथ कोरिया भी, उनके यहाँ ज्यादा खतरे रहे, उनके यहाँ ज्यादा मौतें हुई, उनके यहाँ हाहाकार ज्यादा रहा। हिंदुस्तान अलबत्ता उनके मुकाबले बेहतर स्थिति में रहा, लेकिन हाँ, जो आर्थिक हालत है वो हमारे देश की वैसी नहीं है कि हम बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएं, और वैसी स्थिति यहाँ की कंपनियों की भी होती है। कोविड फेज में हिंदुस्तान के तमाम क्रॉस इंडस्ट्री आप देखेंगे तो सब जगह नुकसान है, तो मीडिया इंडस्ट्री में भी है। जो रेवेन्यू आप 2017, 16, 14, 15 में जनरेट करते थे वो 2020 में नहीं आया, बल्कि ध्वस्त हो गया है। और रेवेन्यू के लिहाज से लगभग सभी चैनलों और सभी नेटवर्क स्थिति एक सी है। लिहाजा कम संसाधनों के जरिए बेहतर काम करने, अपनी बेहतर टीम को अपने साथ खड़ा करके और नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश लगभग हर संपादक कर रहा है, और उसको करना है। अभी जैसे परिवार के भीतर परेशानी है, जैसे खेती बाड़ी में परेशानी है, जैसे इंडस्ट्रीज में परेशानी है, जैसे एक आम कारोबारी को परेशानी है, वैसे ही मीडिया इंडस्ट्री में भी परेशानी है। और जीवन के बाकी हिस्सों में जैसे आप संतुलन से, संयम से चल रहे हैं, आपको इस इंडस्ट्री में भी वैसे ही चलना पड़ेगा। आपको कौशल विकसित करना पड़ेगा कि कम संसाधनों में, कम खर्चे में हम अपने चैनल को कैसे चलाएं और बेहतर चलाएं। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राणा यशवंत जी सिर्फ एक मीडिया में ही जाना पहचाना नाम नहीं है, ये कवि भी हैं, ये एक लेखक भी हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, और इनका एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, अंधेरी गली का चांद, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो सर, मैं आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मीडिया में काम करने वाला एक व्यक्ति, लेखक, कवि, गायक कैसे बना, और इसकी इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। मीडिया में नहीं, आप जीवन के किसी भी हिस्से में हैं तो लिखना, सोचना, बोलना, ये सब आपके जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग होते हैं जो लिख लेते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं लेकिन सोचते हैं। अब ये है कि आपके पास एक हुनर आ जाता है कि लिखने का सलीका क्या होना चाहिए। साहित्य जो है उसकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं, उस पर वो आपको आजमाता है, तो वो आप देखते हैं कि मेरे लिखे हुए का असर जो है या उसका स्टैंडर्ड है वो कैसा है। साहित्य को लेकर के मेरा लगाव, जुड़ाव बचपन से रहा, कॉलेज के दिनों में भी रहा। अच्छी बात ये रही कि मेरे जो भी मित्र रहे, मेरे साथ पढ़ने वाले रूममेट से लेकर के और मेरे साथ घूमने फिरने वाले, उन सबों का सरोकार लिटरेचर से था। और हम लोग 11वीं 12वीं में बात बता रहा हूँ, तब हम हिंदी लिटरेचर का शायद ही कोई ऐसा नाम होता होगा, और बेहतरीन जो जर्नलिस्ट देश के थे उनका जिक्र नहीं करते होंगे, या देश दुनिया की खबरों के बारे में मोटी समझ नहीं रखते होंगे। तो एक चाव था, एक दिलचस्पी थी, और फिर लिखना शायद थोड़ा बहुत तो ऊपर वाला भी दे देता है, और बाकी आप कोशिश करते हैं। उस लिहाज से मैंने लिखना शुरू किया। फिर अच्छा लगा, हिंदी लिटरेचर के लोगों ने सराहा उसको, हिंदी समाज ने उसको हाथों हाथ लिया। केदारनाथ सिंह जैसे महाकवि जिनको ज्ञानपीठ मिला, उन्होंने भी मेरी कई सारी कविताओं को कहा कि ये बहुत अच्छी, बहुत उम्दा है, और कुछ तो वक्त के दस्तावेज की तरह है। उस अलग अलग हालात को, अलग अलग समस्याओं को आप कैसे देखते हैं और फिर कविताओं में या साहित्य में ढालते हैं, ये आपकी अपनी जो सोच होती है, आपकी अपनी जो समझ होती है, और आपका जो अपना निरीक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। चलिए सर, आज आपने अपने बहुमूल्य समय से हमारे लिए समय निकाला समाचार को मीडिया के लिए, उसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।